अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो वाटर केमिस्ट्री के मतलब है। ये कोर्स है एमफिल पीएचडी लेवल का। कोर्स कोड है इसका CHM7A43। अगर हम इसको पहले सेमेस्टर में पढ़ते तो फिर ये 7143 होता। लेकिन चूंकि अब ये कोर्स सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा इसका कोर्स कोड होगा 7243। 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। वेरी फर्स्ट इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स आर टू ट्रेन स्टूडेंट्स अबाउट वाटर केमिस्ट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, water contamination, diseases caused by contaminated water, and methods to purify drinking water. Now the course outlines water and its different forms. डिफरेंट फॉर्म से मुराद ये है कि ज़ाहिर है वाटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स हैं वाटर की। सॉलिड स्टेट है इसकी, लिक्विड स्टेट है, देन गैशियस स्टेट है। और वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनमें किसी हद तक वेरिएबल होती है। तो इन फॉर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देन जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ये मुराद है कि वाटर ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। तो ज़ाहिर है जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं, जैसे कि हमारे इमीडिएट नॉर्थ में हिमालयन बेल्ट है, तो इसमें वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है। और वहाँ पे पूरा साल जो है वो स्नोफॉल जारी रहती है और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है और मेल्ट होने की सूरत में ये वाटर जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के, जैसे कि इंडस रिवर है, झेलम, नीलम, चनाब, ये जो रिवर्स हैं इनको थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई करते हैं ये ग्लेशियर्स विद स्लो मेल्टिंग। यानी और जब टेम्परेचर राइज करता है, आपने देखा होगा कि मई जून में जो रिवर्स हैं इनमें वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए कि टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन रिजर्वायर स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर। अब जो भी वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो ग्लेशियर्स में मौजूद वाटर है, किसी जगह स्नो है, जितने रिवर्स हैं, स्ट्रीम से निकलने वाला जो पानी है, नदी नालों में पाया जाने वाला पानी, इसी तरह लेक्स में, पॉन्ड्स में जो पानी पाया जाता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये वाटर की सारी फॉर्म्स, इनको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो वाटर है इसको बाय मींस ऑफ इट्स यूटिलिटी और बाय मींस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, या इसमें जो डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस या जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है, इसकी बेसिस पे वाटर को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
One is fresh water and second one is saline water. तो फ्रेश वाटर की जो डिफरेंट फार्म्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, इसकी जो लोकेशंस हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और सलाइन वाटर जो है वो ओशंस में पाया जाता है। अब फ्रेश वाटर में जो डिज़ाल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जो साल्ट्स होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर सलाइन वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ख़ासी ज़्यादा होती है। देन फ्रेश वाटर कंटेमिनेशन, इसमें हम ये देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी कंटेमिनेशन किस तरह से हो रही है। तो कंटेमिनेशन इसमें मोस्टली कंटेमिनेशन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है, और ये कंटेमिनेशन सॉलिड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं। और प्लास्टिक्स आपको पता है कि बल्क फॉर्म में भी वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। और प्लास्टिक्स जब सनलाइट में पड़े रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो विद द इफ़ेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस, ये जो बल्क फॉर्म है प्लास्टिक्स की, ये कन्वर्ट होती जाती है स्मॉलर पीसेस में, और इवन वेरी स्मॉलर पीसेस जो नैनो साइज़ में हैं, जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, और ये वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करते हैं। ये कंटेमिनेशन जो है ये इवन ग्लेशियर्स में भी हो सकती है। जो वाटर की रनिंग फार्म्स हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, इवन अगर सॉइल में ज़्यादा अरसे तक ये प्लास्टिक्स अगर पड़े हुए हैं तो इनकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो स्ट्रीम्स के वाटर में भी परकोलेट करके शामिल हो सकते हैं। वाटर कंटेमिनेशन में लिक्विड फॉर्म्स भी हो सकती हैं जो इसको कंटेमिनेट करती हैं, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएंगे या इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे, जिसके नतीजे में फ्रेश वाटर की कंटेमिनेशन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में डाइज़ यूज़ की जाती हैं कपड़ों को डिफरेंट कलर्स देने के लिए। तो इन डाइज़ का एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो वहाँ इंडस्ट्री से निकलने वाला रन ऑफ वाटर होता है उसमें भी शामिल हो जाता है, और उस वाटर को पोल्यूट करती हैं ये डाइज़। इसी तरह डिफरेंट पर्पसेस के लिए जहाँ लार्ज स्केल पे वाटर जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है या वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसमें डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, सरफेक्टेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह आपको पता है, जैसे कि हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछली समझ लें कि एक सदी से जो एग्रीकल्चर है वो एक्सटेंसिव हो रही है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए ज़ाहिर है पर जो यूनिट एरिया है उसमें क्राफ्ट्स की कल्टीवेशन इस तरीके से अब की जा रही है कि उसमें प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, एज़ वेल एज़ जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब प्राइमरीली जो हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर गुड टू इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लेकिन जो उनके सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह की पोल्यूशन काज करते हैं, और इवन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी पोल्यूट करते हैं ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स।
इसी तरह जो फर्टिलाइज़र्स की एडिशनल अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट तो ज़मीन के अंदर सॉल्युबलाइज हो के प्लांट बॉडी का हिस्सा बनेगी और प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस करेगी। लेकिन जो एडिशनल फर्टिलाइज़र्स जो बच जाती हैं सॉइल की सरफेस के ऊपर, वो बारिश की सूरत में या जब फसलों को इरिगेशन के लिए पानी दिया जाता है, तो सरफेस रन ऑफ की सूरत में ये फर्टिलाइज़र्स वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाती हैं और इस तरह से वाटर की जो केमिकल कंटेमिनेशन है वो भी हो रही है। इसी तरह जब फ्लड्स आते हैं या हैवी रेन्स होती हैं, तो जो स्ट्रीम्स हैं या जो रिवर्स हैं, उनमें एक तरह की फ़िज़िकल कंटेमिनेशन, मट्टी वगैरह और ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होने की सूरत में कंटेमिनेशन, फ़िज़िकल कंटेमिनेशन वाटर की बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे टू प्यूरिफाई द फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर की प्यूरिफिकेशन ज़रूरी होती है ताकि उसमें अगर कंटेमिनेशन मौजूद है, फ़िज़िकल कंटेमिनेशन मौजूद है, मट्टी वगैरह जैसे केमिकल कंटेमिनेशन जैसे मैंने ज़िक्र किया है, फर्टिलाइज़र्स का, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, क्लोरीन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। और इसी तरह जो फ्रेश वाटर है इसकी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है। यानी इसमें बैक्टीरिया, डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ एज़ वेल एज़ डिफरेंट वायरल स्पीशीज़ मौजूद हो सकती हैं फ्रेश वाटर में। और अगर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है फ्रेश वाटर की, या फिज़िकल कंटेमिनेशन है या केमिकल कंटेमिनेशन है, तो देन दिस वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए, इसको सेव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें से एक प्रोसेस जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, असेंबली इंस्टॉल की जाती है, फ़िल्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये फ़िल्टर्स हाउस होल्ड भी हो सकते हैं और कमर्शियल स्केल पे भी ये फ़िल्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। जो इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल पे मिनरल वाटर वगैरह बना रहे हैं, वो बड़े साइज़ के प्लांट्स जिनकी रोज़ाना जो है वो सेवरल थाउजेंड लीटर्स वाटर प्यूरिफाई करने की सलाहियत होती है, बड़े प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं। एनी और डोमेस्टिक नीड के लिए छोटे प्लांट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनकी पर डे वाटर प्यूरिफाई करने की कैपेसिटी 200 लीटर से लेके 500 या 600 लीटर तक हो सकती है। इसी तरह इस कोर्स में हम सी वाटर को स्टडी करेंगे एज़ कंपेयर टू, यानी फ्रेश वाटर। हम ये देखेंगे कि जो ओशंस में वाटर पाया जा रहा है, उस वाटर की केमिस्ट्री क्या है। और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में जितना वाटर है उसका ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर की सूरत में मौजूद है, और बाकी जो 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है, और वो सैलाइन वाटर है। और सैलाइन वाटर को डायरेक्टली ना तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना इसको बाथिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना ही इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। तो सी वाटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसका साल्ट कंटेंट जो है वो रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, और इसका साल्ट कंटेंट रिड्यूस करके, यानी इसकी डिसैलिनेशन करके, हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट यूजेस, फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। एनी आओ जो वाटर का डिसैलिनेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली प्रोसेस, और दुनिया के कुछ मुल्क हैं जो इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो अरब कंट्रीज़ हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरबिया, इन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो समंदर के वाटर की डिसैलिनेशन करते हैं और इसको प्यूरिफाई करके इवन इसको ड्रिंकेबल बना रहे हैं। Then there are the certain industrial uses of water. For example, water जो है वो इंडस्ट्रीज़ में एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और जब एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैरी आउट किए जाते हैं, और इसी दौरान जो रेजिडुअल वाटर वहाँ से निकलता है तो वो वाटर मोस्टली कंटेमिनेटेड होता है और उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत होती है। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, तो वाटर की कंटेमिनेशन चाहे फिज़िकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है, इसकी प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन डीआयोनाइज्ड वाटर एंड हैवी वाटर। तो डीआयोनाइज्ड वाटर ये ऐसा वाटर होता है कि जिसमें यानी प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं होते। वैसे जो आम पानी है इसमें कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होते हैं। तो डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो उसमें वो कम्प्लीटली साल्ट फ्री होता है, और इवन उसमें प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो उसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं। देन हैवी वाटर, आपको पता है कि हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे कि प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। तो अब प्रोटियम की जो कंसंट्रेशन है वाटर में वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ड्यूट्रियम की है और देन ट्रिटियम की है। तो जो ड्यूट्रियम कंटेनिंग वाटर है D2O, इसको कैसे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर, ये प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे। और जो हैवी वाटर है इसके डिफरेंट यूजेस हैं, जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है, चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है या वॉरफेयर के लिए है, तो उसमें हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो डीआयोनाइज्ड वाटर है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और डीआयोनाइज्ड वाटर को लेबॉर्ट्रीज़ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर जैसे कि शायद पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है बेसिकली दिस इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस, दिस इज़ नॉट प्योर H2O। बेसिकली ये एक सॉल्यूशन है जिसमें डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स मौजूद होते हैं, और वाटर की जो एक ख़ास टेस्ट है ये डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स की वजह से है। अदरवाइज़ जो डिस्टिल्ड वाटर है वो उसकी बड़ी बिटर टेस्ट होती है और वो उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक तो उसकी टेस्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे सोडियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, सल्फेट, क्लोराइड, ये मिनरल्स बॉडी को चाहिए होते हैं। तो इन मिनरल्स का एक सोर्स जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है। तो वाटर में अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट्स मौजूद हैं कैल्शियम की, सोडियम की, इसके साथ साथ सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट्स में अगर मौजूद है, एक स्पेसिफाइड रेंज में मौजूद है, तो उसको हम मिनरल वाटर कहेंगे। तो अब जो नेचुरली जो स्प्रिंग्स वगैरह से वाटर आ रहा है इसमें ये मिनरल्स मौजूद होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिनरल्स एक स्पेसिफ़िक रेंज में हों, या तो वो ज़्यादा चांस ये होता है कि उस स्पेसिफ़िक रेंज से ये जो कैल्शियम सोडियम की अमाउंट है ये ज़्यादा होती है, यानी पानी थोड़ा सा भारी होता है। और उसके साथ साथ जो अनवांटेड मिनरल्स हैं
वो भी ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद हो सकती हैं, जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, कॉपर है, जिनको वाटर में नहीं होना चाहिए। तो आम जो चश्मों का पानी है या दरिया का पानी है, इवन अंडरग्राउंड पानी है, उसमें जिन मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है वो भी ज़रूरी मिनरल्स या इसेंशियल मिनरल्स के साथ साथ मौजूद होते हैं। और अगर इन मिनरल्स की कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद है तो देन उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे आ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो थर का इलाका है, इसी तरह इंडियन बंगाल है या बांग्लादेश जो है, उनके अंडरग्राउंड वाटर्स में आर्सेनिक की अप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो मौजूद है। और आर्सेनिक जो है ये कार्सिनोजिन है, ये ह्यूमन ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट तरह के कैंसर्स काज करता है। तो अब इस तरह के जो अनवांटेड या टॉक्सिक मिनरल्स अगर वाटर में मौजूद हैं तो उनको प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। और प्यूरिफिकेशन मेथड्स में से जैसे मैंने एक मेथड आपको बताया, रिवर्स ऑस्मोसिस या विद द यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। देन इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि मिनरल वाटर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और किस तरीके से वो पानी को जो है वो आम पानी को मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें लोकल इंडस्ट्री भी है एज़ वेल एज़ इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मोस्टली पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो उसका ट्रस्ट नेस्ले पे है। नेस्ले जो वाटर मिनरल वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसी तरह इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड जो वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस कर रही हैं। उसमें वाटर की जो कंटेमिनेशन है इसके पैरामीटर्स ये एसोसिएशन स्पेसिफाई करती हैं। इसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है उसको इन्हांस करने के लिए और इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए वर्ल्ड वाइड डिफरेंट एसोसिएशंस मौजूद हैं। इसी तरह इसमें हम डिफरेंट इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड वाटर ट्रीटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर में जो पाकिस्तान की वाटर की नीड्स हैं या जो पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो विद फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो कि पाकिस्तान में जो वेदर पैटर्न्स में सीवियर चेंजेस आ रही हैं, तो हमारे जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स हैं वो डे आफ्टर डे डिक्लाइन हो रहे हैं। और पर कैपिटा अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी देखें तो पाकिस्तान जो है ये एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। आल्दो अपेरेंटली आप चूँकि जो आपकी लोकेशन है मुज़फ़्फ़राबाद, हमारा शहर भी दरिया के किनारे है और हमारा डिपार्टमेंट भी दरिया के किनारे है, तो इतने ह्यूज वाटर को देखते हुए तो यानी ये लगता है कि जी पानी तो बहुत ज़्यादा वाफर है। लेकिन ये वाफर पानी जो है वो मुल्क में सिलेक्टेड जगहों पे है। बाकी जो मेजर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अप टू 90+% जो एरिया है वहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है। जितना वाटर रिक्वायर है फ्रेश वाटर, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट हो या डोमेस्टिक यूजेस के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाटर अवेलेबल नहीं है। तो जब किसी भी जगह पे जितना रिक्वायर्ड वाटर है जो नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, अगर उससे कम वाटर अवेलेबल हो तो हम उस जगह को ये कहेंगे कि दैट एरिया इज़ अंडर वाटर स्ट्रेस।
तो जब पाकिस्तान इस वक्त एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है, तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है। और अब इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लेना ज़रूरी होंगी। इन मेजर्स में जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे स्मॉल डैम्स की कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होगी, ताकि स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्ट करके वाटर को ज़रूरी एग्रीकल्चर के लिए उसको स्टोर किया जा सके। फिर अगर स्मॉल डैम्स में हम वाटर स्टोर करेंगे तो उन डैम से वाटर परकोलेट करेगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को इन्हांस करेगा, और पर्टिकुलरली उस डैम से जो लो लाइंग एरियाज़ होंगे, नीचे की तरफ जो एरियाज़ होंगे या कम एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज़ होंगे, वहाँ पे वाटर का रिचार्ज बेहतर होगा। इसी तरह इस तरह के डैम्स कंस्ट्रक्ट करके एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर दीगर पर्पसेस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मवेशियों के लिए या इवन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जहाँ पे पानी की शार्टेज है, तो इस तरीके से पानी को स्टोर करके इस शार्टेज को ओवरकम किया जा सकता है। इस तरह जो ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो घरों की छतों के ऊपर से जो पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस पानी को स्टोर करके इकट्ठा करके टैंक्स में स्टोर किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे उस पानी को यूज़ किया जा सकता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसी तरह जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनमें डे बाय डे जो है वो पानी की कमी होती जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर की। तो अब ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं, ग्रीन बेल्ट्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़े जाएं, और इसी तरह यानी बोर करके ग्रीन बेल्ट्स में पिट्स बनाई जाएं जिनके ज़रिए से जो बारिश का पानी है उसको अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचाया जाए, ताकि जो रिचार्जिंग है उसको बेहतर किया जा सके। तो डिफरेंट जो मेथड्स हैं वाटर को कंज़र्व करने के या ग्राउंड वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के, वो सारी जो अडाप्टेशंस हैं वो लेनी पड़ेंगी। इसी तरह इस कोर्स में वाटर टेस्टिंग फॉर पैथोजेंस, डिफरेंट पैथोजेंस वाटर में मौजूद होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरल स्पीशीज़ हैं, फंगल स्पीशीज़ हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद हो सकती हैं। तो इनकी टेस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, ये इस कोर्स में हम देखेंगे कि बाय मींस ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हम टेस्ट के ज़रिए से कैसे पता लगा सकते हैं कि पानी ड्रिंकेबल है या नहीं है। इसी तरह वाटर में जो मौजूद इसेंशियल या टॉक्सिक कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं या ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं, तो इनको हम टेस्ट के ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि उनकी मौजूदगी के बारे में या उनकी एब्सेंस का हम पता केमिकल टेस्ट के ज़रिए से कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आउटकम्स हैं। After completing the course, the students will be able to understand and acquire knowledge about number one, geological distribution of water; number two, fresh water pollution; number three, different water purification techniques; number four, water stress; number five, waterborne diseases, the diseases caused due to the intake of contaminated water; and then different tests for water analysis. इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट बुक्स रिकमेंड की गई हैं इस कोर्स के लिए। और देन मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले जो वाटर केमिस्ट्री का एक कोर्स ऑलरेडी इसका जो एक पेपर हो चुका है, टर्मिनल पेपर,
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पेपर भी हम डिस्कस कर लें ताकि आपको प्रॉपर नाव हाउ हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसका रीज़नेबल आंसर देना है। जैसे कि इस कोर्स में कोर्स का जो ये पेपर है इसके टोटल मार्क्स 60 हैं, 3 आवर्स इसमें अलाउड टाइम है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन बट रिवर्स ऑस्मोसिस इज कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर टेक्निक। जस्टिफाई योर आंसर विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निक। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये मेंशन किया गया है जी कि सेवरल टेक्निक्स हैं, तो जो अदर टेक्निक्स हैं वाटर प्यूरिफिकेशन की आपने उन टेक्निक्स के नाम लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल ABCD ये टेक्निक्स हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन को के पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। देन आपने फोकस करना है एक स्पेसिफिक टेक्निक पे, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपने इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल बताना है और साथ अगर हो सके तो डायग्राम ड्रॉ करनी है कि व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। इस टेक्निक का आपने बेसिक प्रिंसिपल बताना है और फिर आपने इसके एडवांटेजेस मेंशन करने हैं और इन एडवांटेजेस को बेस बना के आपने ये जस्टिफाई करना है कि एज़ कंपेयर टू अदर टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स का आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, जिनको आपने पेपर में लिखा है, उनके मुकाबले में ये टेक्निक जो है ये बेहतर क्यों है। तो चूँकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब इसकी अच्छी खासी वेटेज है, तो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस को आपने डिटेल्स से डिस्कस करना है। उसका प्रिंसिपल बताना है टेक्निक का, एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसकी वर्किंग बतानी है इस टेक्निक की और फिर इसके एडवांटेजेस आपने सारे के सारे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। अगेन ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है और अगर आप इसकी वेटेज देखें तो 10 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो अब इसमें आपने जो सोर्सेज जिनकी वजह से होके वाटर कंटेमिनेट होता है, पर्टिकुलरली वाटर बॉर्न डिजीज़ के केस में, तो वो सोर्सेज आपने मेंशन करने हैं। अच्छा, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं इसमें ये टर्म ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की जब बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होगी तो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन के नतीजे में वाटर के कंटेमिनेट होने की सूरत में जब ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाएगा तो देन जो लोग इस तरह का वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे उनमें सर्टेन प्रॉब्लम्स काज होंगी। तो इस क्वेश्चन में फिर किस किस तरह से वाटर जो है वो बाय मींस ऑफ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन वो कंटेमिनेट हो सकता है, उन सोर्सेज को आपने मेंशन करना है। जैसे कि स्प्रिंग वाटर जो है, अगर सरफेस के ऊपर एनिमल्स वगैरह का वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट ज़्यादा अगर पड़ा हुआ है, जगह जगह पड़ा हुआ है, तो फिर इन सोर्सेज के कंटेमिनेट होने का के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली इसका, अगर वाटर कंटेमिनेट है ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज और उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, वायरल कंटेमिनेशन है, तो इफ़ेक्ट्स इसमें यही होगा कि जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ आएंगी। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अगेन इसकी ये है कि उस वाटर को आपने प्यूरिफाई करना है और वो प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे क्लोरीनेशन है, ओजोन का यूज़ है या रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का यूज़ है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, टेक्निक्स एंड टेस्ट यूज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वाटर। अगेन ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसके 10 मार्क्स हैं। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं,
या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वाटर को का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में मैटर्स जो मौजूद होती हैं वाटर में उनको कंफर्म करने के लिए इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इसी तरह वाटर में जो मौजूद डिफरेंट एनाइंस हैं जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इनके लिए डिफरेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो कोर्स मटेरियल के मुताबिक जो जो टेक्निक्स डिस्कस होंगी या जो जो टेस्ट उसमें शामिल होंगे उन सब का आपको इसमें हवाला देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डीआयोनाइज्ड एंड हैवी वाटर। तो अगेन इसके 10 मार्क्स हैं लेकिन ये है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक इसमें ये क्वेश्चन है कि इसमें आपने प्रिपरेशन मेथड और ज़ाहिर है जो प्रिपरेशन मेथड्स आपको बताए जाएंगे जो डिस्कस हो चुके होंगे वो मेथड्स आपने लिखने हैं और वो उन मेथड्स के जस्ट आपने नाम नहीं लिखने बल्कि आपने ये करना है कि उनकी आपने डिटेल भी देनी है। और दोनों तरह के वाटर्स के लिए डीआयोनाइज्ड वाटर के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए एज वेल एज हैवी मैटर की प्रिपरेशन हैवी वाटर की प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उनकी आपने डिटेल्स देनी है। और फिर डीआयोनाइज्ड वाटर और हैवी वाटर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है इनके यूजेस भी आपने बताने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डिस्कस रीजंस एंड गिव वे फॉरवर्ड टू improve द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन हो रही है एज वेल एज उनकी क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन हो रही है। तो क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन से मुराद ये है कि जितने भी फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं उनकी कंटेमिनेशन हो रही है और वो कंटेमिनेशन फिज़िकल भी हो सकती है, केमिकल हो सकती है, एज वेल एज बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है। और क्वांटिटेटिव डिप्लेशन ये है कि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दुनिया के मैक्सिमम मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो पर कैपिटा पर इंडिविजुअल जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है डे बाय डे उसकी जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो कम होती जा रही है। तो ये क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन है वाटर की। तो अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें आपने ये डिस्कस करना है कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से होके वाटर की जो क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन हो रही है एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन हो रही है उन सारी रीजंस को आपने स्पेसिफाई करना है। और अगेन इस क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं तो जो आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो मार्क्स को देख के मार्क्स की वेटेज के मुताबिक आपने सूटेबल इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगेन ये थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है इसलिए कि जस्ट प्रॉपर्टीज मेंशन किया गया है। तो इसमें ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्रॉडली ये पूछा गया है कि वाटर की एज आ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो आप डिस्कस करें। तो अगेन इस क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 7 मार्क्स हैं। तो मार्क्स के की वेटेज के लिहाज से आपने इसकी डिटेल्स देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर। तो इसमें वाटर की जो केमिस्ट्री है वाटर जहाँ पे एज आ रिएक्टेंट एक्ट करता है उन सारे रिएक्शंस की डिटेल्स आपने देनी है।
तो ये वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनाई गई ताकि कोर्स कंटेंट्स भी आप अच्छी तरह देख सकें कि इस कोर्स में क्या-क्या है आपके लिए, क्या-क्या करना है आपने। और इसके साथ-साथ एक जो ऑलरेडी पेपर एक टर्मिनल एग्ज़ाम में दिया गया था, उसको भी डिस्कस किया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि अगर नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह प्रॉपर्ली एड्रेस करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इसको कई बार आपने देखना है, इसको सुनना है और फिर चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।